हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप सभी का विद्या गुरु के करंट अफेयर्स चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, इस चैनल पर अब हम एक एक करके सभी करंट अफेयर्स टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ये सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक जो हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, पहली बात तो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के आंसर को बोर्ड पर लिखने के बाद। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सभी टॉपिक्स आप लोग अपनी कॉपीज में एज इट इज नोट डाउन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन which I will be giving in the class after giving you the answers। आंसर देने के बाद ये सब एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिए जाएंगे। देखिए, सभी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जिसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि गेम चेंजर हो सकता है। वट एवर मीन्स किसी के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि आपसे पूछता है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी बिटवीन लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड व्हाट इज द नेक्स्ट। ये पूछ रहा है पानी में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है उसके थ्रू अभी भारत सरकार ने लक्षद्वीप आइलैंड्स को किसके साथ जोड़ने का प्लान पास किया है। देखिए, अगर इसका आंसर मैं आप लोगों को देना चाहूं तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कोची मेनलैंड। इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, हमको पता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग ने मींस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी अभी चेयरमैनशिप में यूनियन कैबिनेट ने अभी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 11 लक्षद्वीप आइलैंड्स को कोची के साथ जोड़ा जाना है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट की है वो 1072 करोड़ है, जिसके साथ ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट 1072 करोड़ है और विद दिस प्रोजेक्ट इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो ऐसे में लक्षद्वीप की कनेक्टिविटी मेनलैंड इंडिया से और भी बेहतर हो सकती है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, लक्षद्वीप के 11 आइलैंड्स को कोची के साथ जोड़ने वाला ये प्रोजेक्ट है, जिसको अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पूछता है द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट रिवाइज टू 8848.86 मीटर्स बाय। कौन सी विश्व के कौन से देश या देशों ने मिलकर अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट को रिवाइज किया है और अब माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8848.86 मीटर्स है। अगर इसी हाइट को मैं आपको फीट में समझाऊं तो ये 29,031.69 फीट है। तो ये पूछता है भी कौन कौन से देशों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की इस हाइट को रिवाइज किया है। देखिए, चाइना और नेपाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत सालों से ये डिबेट चाइना और नेपाल के बीच में चल रही थी कि माउंट एवरेस्ट की अब रिवाइज्ड हाइट क्या है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर क्या माउंटेन अपनी हाइट को बढ़ा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने माउंटेन्स की हाइट को घटते हुए कई बार देखा है, जैसे कि अरावलीज दुनिया में सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड और ये भी बहुत बड़े हुआ करते थे, बट विद द टाइम इरोजन के कारण इन माउंटेन्स की हाइट कम होती चली गई। मगर यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो बढ़ गई है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है बेटा। आप लोगों को ज्योग्राफी में ये पढ़ाया जाएगा, जहां पे आपको ये समझाया जाएगा कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स के कारण जो माउंटेन्स बनते हैं उनको फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। जैसे कि हिमालयंस एक फोल्ड माउंटेन्स है और इन फोल्ड माउंटेन्स की अगर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होती है तो फोल्ड माउंटेन्स की हाइट हर साल बढ़ती है। और ये बोलना भी बिल्कुल करेक्ट है कि हिमालयस की हाइट भी हर साल बढ़ती है। और इसी पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए ये अब बिल्कुल पुष्ट हो चुका है कि हिमालयस की हाइट भी हर साल बढ़ती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट अब बढ़कर 8848.86 मीटर्स हो गई है, जिसको हम लोग फीट में 29,031.69 फीट लिख सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एज फार एज सेकंड पॉइंट इज कंसर्न। चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि एनपीसीआई के बारे में बोलता है।
पहली बात तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। और ये पूछता है कि अभी एनपीसीआई के अनुसार अभी कौन कौन सी एप्स को, कौन कौन सी यूनिक पेमेंट इंटरफेरेंस ऐप, यूपीआई एप्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन दी गई है। देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के आधार पर एनपीसीआई ने अभी ये डेटा को जारी किया है। जैसे कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के आधार पर पहली यूपीआई ऐप इंडिया में अब गूगल पे है। द सेकेंड ऐप इज फोन पे एंड द थर्ड ऐप इज पेटीएम। तो ये 3 ऐप है, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। और अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के आधार पर ही एनपीसीआई ने ये डेटा दिया है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात कर लेते हैं तो गूगल पे की इंडिया में ट्रांजैक्शन 857.81 बिलियन ट्रांजैक्शंस है। उसी तरफ अगर मैं फोन पे की ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो वो 839.88 मिलियन ट्रांजैक्शंस है। और अगर इन दोनों ही एप्स की ट्रांजैक्शंस की बात कर ली जाए तो इंडिया में ये दोनों एप्स मिलकर इंडिया की अप्रॉक्सीमेट 81% मार्केट इन दोनों एप्स ने ही घेर रखी है। और पहली बात और, एनपीसीआई के अकॉर्डिंगली ये डेटा पहली बार दिया गया है। एनपीसीआई ने इससे पहले कभी भी यूपीआई के मामले में ऐसा डेटा पब्लिश नहीं किया है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब एनपीसीआई कुछ ऐसा डेटा सबके सामने रखता है जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के आधार पर हम लोगों ने यूपीआई एप्स को रैंकिंग दिया है, जिसमें से फर्स्ट रैंकिंग गूगल पे का, सेकंड रैंकिंग फोन पे का और थर्ड रैंकिंग पेटीएम का है। लेट्स प्रोसीड ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट कहां पर बनाया जाने वाला है? देखिए, वेस्ट बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट जिस जगह पर बनेगा वो है ताजपुर। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को बता दूं, वेस्ट बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में अभी वेस्ट बंगाल की कैबिनेट ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया है। वेस्ट बंगाल के कैबिनेट प्रपोजल के अकॉर्डिंगली इस प्रोजेक्ट को 15,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। और ताजपुर में बनने वाला ये डीप सी पोर्ट वेस्ट बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट है। तो इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि वेस्ट बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट बनने जा रहा है ये ताजपुर में। और ऐसा माना जाता है कि 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये जो प्रोजेक्ट हम लोग ताजपुर में बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की सहायता से 25,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको वेस्ट बंगाल की कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है। देखिए, वेस्ट बंगाल की कैबिनेट, किसी भी स्टेट की कैबिनेट का जो हेड होता है वो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। ये सब चीजें आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाई जाएंगी। चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज आस्किंग, डांडूपुर रेलवे स्टेशन जो कि यूपी में है, अभी हाल ही में उसका नाम चेंज किया गया है। तो क्या नाम चेंज किया गया है डांडूपुर रेलवे स्टेशन का? देखिए, हमको पता है कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगीनाथ आदित्य जी, अभी उनकी चेयरमैनशिप में यूपी कैबिनेट ने डांडूपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया है। और जो नाम डांडूपुर रेलवे स्टेशन का रखा गया है उसको मैं आपको बता दूं, नाम रखा गया है मां बराही देवी धाम। मां बराही देवी धाम। देखिए, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगीनाथ आदित्य जी, उनके सामने ये काफी देर से प्रपोजल पेंडिंग था जो अब पास हो चुका है। और अगर मैं डांडूपुर रेलवे स्टेशन की बात करूं तो बेटा, डांडूपुर रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में, प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में लखनऊ वाराणसी सेक्शन पे पड़ने वाला एक रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम अभी हाल ही में यूपी की कैबिनेट ने चेंज किया है। तो जो चीज आप लोगों को यहां पे समझनी है वो ये है कि डांडूपुर रेलवे स्टेशन एक्चुअली है कहां पर? प्रतापगढ़ बादशाहपुर के बीच में लखनऊ वाराणसी सेक्शन पर पड़ने वाला ये एक रेलवे स्टेशन है। सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट।
एंड द फिफ्थ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, तो छठा प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है, देखिए छठा प्रश्न अब आपसे पूछता है कि इंडिया की क्या रैंक है जहां तक कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 की बात कही गई है। देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 4 पैरामीटर्स को अकाउंट में लेता है। अब वो 4 पैरामीटर्स क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, बट हाँ ये सारे के सारे पैरामीटर्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड है। अब ग्रीन हाउस गैस इमिशन ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के कारण जो अर्थ का वार्म और अर्थ की हीट रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस की ये स्पेशलिटी है कि जो दिन के टाइम पर हमारी अर्थ सनरेज को एब्जॉर्ब करती है वो रात के टाइम पे अर्थ रिलीज करने की कोशिश करती है। और क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में होता है इसलिए ये सारी हीट वेव्स रात के समय रिफ्लेक्ट बैक होकर अर्थ में ट्रैप हो जाती है। अर्थ में ट्रैप होने के कारण जो एवरेज टेम्परेचर है वो अर्थ का वो बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बुरा एस्पेक्ट भी है, एक अच्छा एस्पेक्ट भी है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग की बात कही जाए, पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग का जो बुरा प्रभाव है हम उसकी बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बुरा प्रभाव डालती है जहां तक कि बायोडायवर्सिटी की बात है, जैव विविधता। अब देखिए बायोडायवर्सिटी पर बुरा प्रभाव डालने के कारण जो फूड चेन है, इकोसिस्टम है, वो सब भी खराब होते हैं। और इन सब चीजों के खराब होने की वजह से जो एनवायरनमेंट में बैलेंस है वो बिगड़ता है। तो जहां तक कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात है, इस बार भारत टॉप 10 कंट्रीज में है और इंडिया की पोजीशन 10th है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स ऑफ 2021। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 57 कंट्रीज की परफॉर्मेंसेस को देखता है और यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज। इसका मानना यह है कि ये सारी 57 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज कुल मिलाकर 90% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यह आपको यह भी दर्शाता है कि इंडिया किस तरीके से हर साल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए कितने अच्छे अच्छे स्टेप्स और कितना स्ट्रिक्टली आगे बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जहां तक कि इंडिया का परफॉर्मेंस कंसर्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो पूछता है शेख सबा अल खालिद अल सबा अभी किस देश के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए प्रधानमंत्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है क्योंकि एक प्रधानमंत्री ही है जो कि गवर्नमेंट को जोड़ता है लोगों के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसी भी देश का जहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है। तो पार्लियामेंट को जोड़ने वाला गवर्नमेंट के साथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। और जहां तक कि मिस्टर शेख सबा अल खालिद अल सबा की बात है, अभी इनको रिसेंटली कुवैत में दोबारा से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 से संबंधित है। देखिए फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 इस बार ये सेरेमनी वर्चुअली हुई थी क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश और पूरी दुनिया इस पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, ऐसे में इन पब्लिक किसी भी समिट को बुलाना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए सभी इंपॉर्टेंट समिट्स आजकल वर्चुअली होती है और इसी वर्चुअली समिट में वो आपसे पूछ रहा है अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी का अवार्ड किसको मिला है। पहली बात तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये फिकी इंडिया स्पोर्ट्स इवेंट का सबसे टॉप मोस्ट ऑनर है और ये अवार्ड अभी जिसको दिया गया है वो टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। वो एक रेसलर है और नाम है उनका बजरंग पूनिया। सो बजरंग पूनिया जी को यह अवार्ड मिला है जो कि फिकी इंडिया स्पोर्ट्स इवेंट 2021 का सबसे टॉप मोस्ट ऑनर है। तो इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर डिस्कशन होता है खत्म। मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा सभी टॉपिक्स पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और उन सभी बच्चों को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो आप ही की तरह किसी गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।